नमस्कार, आप सभी का संस्कृत कक्षा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रीवियस वीडियो में हमने वर्णभेद और स्वरभेद पर चर्चा की थी। अगले बिंदु पर जाने से पहले एक शब्द होता है सिंहावलोकन। क्या शब्द है? सिंहावलोकन। सिंहावलोकन का अर्थ होता है कि शेर, सिंह कुछ आगे बढ़ने के बाद पुनः पीछे की तरफ मुड़ के देखता है। उसी तरह से हमें भी अगले बिंदु पर पहुंचने से पहले, अगले विषय को स्पष्ट करने से पहले हम एक बार दोबारा पुनरावलोकन कर। कल हमने चर्चा की थी वर्णभेद, स्वरभेद। वर्ण किसे कहते हैं? आपको समझ में आ गया। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण का पर्यायवाची क्या है? अक्षर है। अक्षर का अर्थ क्या होता है? जो छोटा नहीं हो सकता, न क्षरः, अर्थात जिसे आप और छोटा नहीं कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक बात आपका संकेत करना चाहूँगा, जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर देखिए, राम शब्द है। क्या शब्द है? राम। अगर आपसे कहा जाए कि राम शब्द को आप छोटा करो, आप इसको वर्ण विच्छेद करो, तो आप क्या करते हैं? र, आ, म और अ। कितने वर्ण निकले इसमें? 4 वर्ण निकले। अब इन 4 वर्णों में जो रा है, इसको आप और छोटा नहीं कर सकते हो। रा को आपने क्या किया? छोटा। राम को आपने क्या किया? छोटा किया। तो 4 उसके पार्ट हो गए, 4 उसके विभाजन हो गए। र, आ, म, अ। लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं, या जिसे हम और छोटा नहीं कर सकते। तो जिसे हम और छोटा नहीं कर सकते, इन चारों को हम इससे आगे नहीं छोटा कर सकते हैं। ये अपने उस स्वरूप में आ गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा जिसको हम और छोटा नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण के बाद नंबर आता है कि वर्णभेद। वर्ण कितने प्रकार के हो गए? तो वर्ण 2 प्रकार के हो गए, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्व का मतलब अपने आप, रा का मतलब उच्चारण। अच्छा जी, अब जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो अपने प्रकार के होते हैं, आपको बताया गया। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ठीक है ना? ह्रस्व किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में एक मात्रा में। बहुत सारे लोग, पुराने जो आचार्य हैं, वो अंगूठे की यहाँ पर एक नस होती है, उसको एक बार वो उसका संकेत से ह्रस्व का उच्चारण करते थे। 2 बार करने पर जो फड़कती है नसें, उससे दीर्घ, और 3 बार प्लुत। ऐसा पुराने आचार्य लोग, पारंपरिक आचार्य लोग हमें बताते हैं। खैर, अस्तु। अगला क्रम है, हमने आपको बताया था कि एक स्वर और है जिसको कहा जाता है संयुक्त स्वर या फिर संधि स्वर। संयुक्त स्वर मैंने आपको बताया था कि जो 2 स्वरों से मिलकर के बना है। वो 2 स्वरों से कैसे मिलकर के बनता है, ये हम आपको संधियों में बताएंगे। उसका दूसरा नाम संधि स्वर भी है और संयुक्त स्वर भी है। अब अगला था विषय कि आपने कल पढ़ा था कि आ के कितने भेद होते हैं? आ के 18 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 18 भेद। अब इनमें से निरनुनासिक और सानुनासिक। अब बिना अनुनासिक के और अनुनासिक के साथ, आज एक मित्र ने इसमें प्रश्न किया था मुझे, लेकिन ये कक्षा क्योंकि प्रवेशिका की है, ये कक्षा क्योंकि उन विद्यार्थियों के लिए है जो अभी प्रारंभ में संस्कृत शुरू कर रहे हैं, उनके लिए, इसलिए मैं विशद आलोचना में न जा कर के, विशद समालोचना में न जा कर के इतना कहना चाहूँगा कि अनुनासिक का स्वरूप होता है संस्कृत में। वेदों में था अभ्र आ आपः, है ना? दूसरा, जिन्होंने थोड़ा पारंपरिक ढंग से व्याकरण पढ़ा है, उनको पता है भजं सेवायाम। क्या, कैसे होता है? भजं, ये यहाँ पर अनुस्वार। तो यहाँ पर आप एक अनुबंध कार्य है, उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा अभी। ठीक है। अगला पक्ष था कि उसमें उदात्त, अनुदात्त, स्वरित।
प्रश्न किया गया था कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का उच्चारण कैसे होता है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित का उच्चारण कैसे होता है, इसको मैं एक बात कहूँगा। एक तो मैं कहूँगा कि ये वैदिक उच्चारण है, वेदों में इसका उच्चारण होता है, अष्ट विकृतियाँ हैं, उन अष्ट विकृतियों में आप, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण मैं एक बात कहूँ, आज जैसे कुछ लोग तीनों सकार का उच्चारण एक जैसा करते हैं, ठीक वैसे ही परंपरा में न होने के कारण से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का बहुत कम लोगों को ज्ञान है, या फिर है ज्ञान तो वैदिकों को है जो सस्वर वेद पाठ करते हैं, या फिर जो संगीत के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको इसका ज्ञान है। अब अगला है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित समझ में आ गया, 18 भेद समझ में आ गए, और मैंने ये भी कहा था कि लिरि वर्ण के दीर्घ नहीं होता है। इस प्रकार से हमारा स्वर का भेद पूरा हो गया। समझ में आया? रिवीजन, पुनरावृत्ति। अब हम अगला विषय की तरफ बढ़ते हैं और वो विषय है हमारा व्यंजन। क्या विषय है आज हमारा? व्यंजन। क्या पढ़ना हमें? व्यंजन। व्यंजन को पढ़ने से पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा। कल मैंने आपको एक शब्द कहा था कि स्वरों को संस्कृत में अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वरों को अच कहा जाता है। ऐसे ही व्यंजन के लिए एक शब्द है संस्कृत में, उसे बोलते हैं हल। क्या बोलते हैं? हल। अर्थात व्यंजन का दूसरा पर्याय है हल। समझ में आया? स्वर का पर्याय क्या है? अच। व्यंजन का पर्याय क्या है? हल। अब प्रश्न उठता है, हल किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन के लिए मैं आपको बताऊं, अन्वग भवति व्यंजनम इति। अन्वग भवति व्यंजनम इति। अन्वग का मतलब है यहाँ अचों की सहायता से। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे उन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है, और जो वर्ण किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं बोले जाते उन वर्णों को क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे, अच बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो व्यंजन का अर्थ है हल की परिभाषा है जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े। अब यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाना चाहूँगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ कि कैसे व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये लिखा क। इसे आप क्या पढ़ेंगे? क है ना? नहीं, इसको आप पढ़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? आपको परिभाषा याद रखनी होगी कि परिभाषा दी गई थी कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाए उन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। और यहाँ क्या है? कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए इसका हम उच्चारण नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसे हम बोल नहीं सकते हैं। आगे बात समझ में? अर्थात ये पढ़ा नहीं जा सकता है, उच्चारण नहीं हो सकता है। अगला एक ऐसा ही उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने लिखा, इसको आप कैसे पढ़ेंगे? प्रश्न है, इसको आप कैसे पढ़ेंगे? इसको भी केवल आपको का पढ़ना है। क्या पढ़ना है? का, क्योंकि लास्ट वाले के साथ, अंतिम वाले के साथ स्वर लगा हुआ है, इसलिए इसे का ही बोलेंगे, कक्का कक्का नहीं बोलेंगे। अगर आप कक्का कक्का बोलते हैं तो आपको व्यंजन की परिभाषा आपको याद नहीं है, समझ में नहीं आई है। इसलिए क्या करना है? क्या ध्यान में रखना अपने मस्तिष्क में आपको याद रखना होगा कि का ही बोला जाएगा, क्योंकि यहां पर अंत में क्या? स्वर है। बात समझ में आ गई?
अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं हम कि व्यंजन के भेद। व्यंजन भेदाः, व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के भेद को समझाने से पहले मैं एक बात कहूँ, व्यंजन वर्गीय होते हैं, वर्ग, अंतस्थ और ऊष्म और संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब सबसे पहले वर्ग। वर्ग कितने होते? 5। 5 वर्ग को याद करने का जो तरीका था हमारे यहाँ, उसको इस प्रकार से बोला जाता था, कु, चु, टू, तू, पू। बोलो, कु, चु, टू, तू, पू। क, च, ट, त, प। यहाँ पर सूत्र है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा। कु से कवर्ग, चु से चवर्ग, टू से टवर्ग, तू से तवर्ग, पू से पवर्ग। क, च, ट, त, प। तो कवर्ग हो गया। कवर्ग में 5 वर्ण आते। कितने वर्ण आते हैं कवर्ग में? 5 वर्ण आते हैं। बोलिए, क, ख, ग, घ, ङ। अंगाने ङ, नाक से बोलना है, मुख और नासिका से आपको बोलना है। क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, क, ख, ग, घ, ङ। अब देखो यहां पर क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है। अगला वर्ग है चवर्ग। च, छ, ज, झ और ञ। मुख और नासिका से बोला है। मुख और नासिका से आपको 5वां वर्ण बोलना है। अभी उच्चारण हम बाद में बताएंगे, कैसे उच्चारण होगा इन वर्णों का। ठीक है, वो हम बाद में आपको सिखाएंगे। अगला नंबर है टवर्ग का। किसका नंबर है अगला? टवर्ग। ट, ठ, ड, ढ और ण। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है। अगला है तवर्ग। त, थ, द, ध और न। त, थ, द, ध, न। और 5वां और अंतिम वर्ग है पवर्ग। क्या वर्ग है 5वां? पवर्ग। बोलो, पवर्ग। प, फ, ब, भ, म। ठीक है। ये जो 5 वर्ण हैं, क्या है ये जो 5 वर्ग है, इन 5 वर्गों को स्पर्श नाम भी देते हैं। क्या कहा जाता है इनको? स्पर्श। वो हम बाद में चर्चा करेंगे। अब इन 5 वर्ण से कितने को? 25 वर्ण ही हो गए। ठीक है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 ये 5 वर्ग हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक है। अगला है वर्ग के बाद नंबर लिखाया था मैंने, स्थान नंबर आता है, क्रम आता है। बोलो बोलो, अंतस्थ। किसका आता है? अंतस्थ। अंतस्थ, अंतः शब्द का अर्थ मध्य होता है। आप हैरान होंगे, संस्कृत व्याकरण में जिनको भी संस्कृत व्याकरण का नॉलेज है, उनको पता है
कि अंतः शब्द का अर्थ अंत तो होता ही है, लेकिन अंतः शब्द का अर्थ मध्य भी होता है, समीप भी होता है। तो यहाँ पर अंतः शब्द का अर्थ है मध्य, बीच में। अभी किसके बीच में रहते हैं? तो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। और हम जब संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि संस्कृत का व्याकरण सबसे ज़्यादा व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक व्याकरण है। ऐसा व्याकरण, ऐसी रचना, ऐसी संरचना दुनिया में किसी भाषा की नहीं है। तो उस भाषा का जो व्याकरण आजकल प्रचलित है, उस भाषा के व्याकरण के आचार्य का नाम है महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में इन अंतस्थ वर्णों को स्वरों और व्यंजन के बीच में रखा है। कहाँ रखा है? स्वरों और व्यंजन के बीच में रखा है। एक अर्थ तो इसका क्या हो गया कि ये स्वर और व्यंजन के बीच में है प्रत्याहार सूत्र में। दूसरा ये है कि ये अंतः का मतलब है ये आधे स्वर और आधे व्यंजन है। क्या है? आधे स्वर और आधे व्यंजन। ये हम आपको यण संधि में बताएंगे कि कैसे ये आधे स्वर और आधे व्यंजन है। एक दूसरा, आपको इस बात का याद रखना होगा, इस बात को बार बार याद रखना होगा कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, हम संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, हम उस भाषा को पढ़ रहे हैं जिस भाषा का व्याकरण सबसे प्राचीन, सबसे व्यवस्थित और सबसे वैज्ञानिक है। क्यों मैं ये बात करना चाह रहा हूँ? क्योंकि अब अंतस्थ में हम क्या लिखते हैं? या, र, ला, वा, है ना? ऐसे लिखते हैं ना। लेकिन संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से आपको य, र, ला, वा नहीं लिखना चाहिए। क्या कहा मैंने? संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से आपको य, र, ला, वा नहीं लिखना है। क्या लिखना है? तो ये सही क्रम आपका होगा य, व, र और ला। ठीक है? य, व, र, ला। क्या लिखना है आपको? य, व, र, ला। क्यों या, व, र, ला लिखना है? कि जब आप यण संधि पढ़ेंगे तो यण संधि में आपको पता लग जाएगा कि क्यों ये क्रम हमारा वैज्ञानिक है, क्यों ये हमारा क्रम सिस्टमेटिक है, क्यों ये हमारा क्रम सबसे सटीक है। ये आपको यण संधि में पता लगेगा। ठीक है? अब अगला नंबर आता ऊष्म। ऊष्म वर्ण श, श, स और ह। ये ध्यान रख लीजिएगा। श, श, स, ह। अब ये है, इस श का नाम है तालव्य। क्या नाम है इसका? तालव्य। याद रख लीजिएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं 21 वाला शा, शलगम वाला शा, शांति वाला शा। ये गलत है। इसका नाम है तालव्य शा। अब बहुत वाले, अगला है मूर्धन्य। इस शा का नाम है मूर्धन्य। क्या नाम है इस शा का? मूर्ध। बहुत सारे लोग इसका पता नहीं, ऋषि वाला शा, वर्षा वाला शा, पेट चेरा वाला शा। ये ठीक नहीं है। ये हो सकता है हिंदी में चलता हो, लेकिन अगर आप संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, यदि आप संस्कृत भाषा को पढ़ रहे हैं, तो आप में संस्कार होने बहुत ज़रूरी है। वैल्यू का आपको संज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वैल्यू उसे भी कहते हैं कि आपको सही शब्द का प्रयोग करना, वही सही अर्थों में सच्चा जीवन मूल्य होता है। तो आपको मूर्धन्य नाम बोल देना है। और अगला जो बचा हुआ है उसका नाम है दंत्य स। क्या नाम है? दंत्य स। अब ध्यान रख लीजिए, श, श, स, ह। अब यहाँ पर एक जो बात है, आप इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में दो प्रकार के हैं, या तो श या स। लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार के स हैं। इसलिए मैंने कल आपसे एक बात कही थी कि संसार की यदि कोई सबसे संपन्न भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा होती हुई सबसे संपन्न भाषा है, उस भाषा का नाम है संस्कृत। उस भाषा का नाम क्या है? संस्कृत। अब आइए, शा। शा को कैसे बोलना है हमें? तालव्य से।
अब तालव्य से बोलने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ, करना चाहोगे ना मेरे साथ? सही उच्चारण करना चाहोगे ना? बहुत सारे लोग सही उच्चारण करना चाहते हैं, उनको मैं क्रम बताना चाह रहा हूँ, एक तरीका बताना चाह रहा हूँ, एक प्रोसेस बताना चाह रहा हूँ, कैसे आप तालव्य श का सही उच्चारण कर पाएंगे। मेरे साथ आइए। सबसे पहले अगर आप तालव्य श का उच्चारण करना चाहते हैं तो आपको च बोलना है। क्या बोलना है? च। बोलिए च च च, बोलिए च च च। अब आपको याद रखना है कि च बोलते समय आपकी जीभ मुख में किस प्रदेश को छू रही है। चा बोलते समय आपकी जीभ किस प्रदेश को छू रही है मुख के अंदर, उस प्रदेश को तालव्य बोलते हैं, उसको तालु बोलते हैं। और तालु से बोले जाने वाला प्रदेश स्थान तालव्य हो गया। ठीक है? च च च। अब आपको श बोलते समय जीभ को वहीं पर आपको लगाना है। श, शांति, अशोक। ठीक है? अब आपका श समझ में आ गया? शांति, अशोक, शनिवार। ठीक है? अगला है मूर्धन्य श। मूर्धन्य श को आपको क्या करना होगा? मूर्धन्य, देखो एक बात और, मैं मूर्धन्य श को समझाने से पहले ये मानो ये हमारा मुंह है, ये हमारे दांत हैं। क्या है? दांत। और अगर हमारी जीभ, आपने देखा होगा दांतों की जड़ों के ऊपर लग रही है, दांतों की जड़ों के ऊपर, तो ये आपका आ, ये हो गया तालु। शा, ये जीभ यहां लग रही है, ये देखो नाखून के ऊपर, इससे क्या बोलेंगे? तालु। अब टा बोलिए। टा बोलते समय जीभ ऊपर की तरफ लग रही है, जो ऊपर है, ऊपर का जो भाग है उस पर जीभ स्पर्श कर रही है, उस स्पर्श करने वाले प्रदेश का नाम क्या है? मूर्धा। और टा बोलते समय आपकी जीभ वहीं लगनी चाहिए, और इस वाले शा का उच्चारण करते समय भी आपकी जीभ वहीं लगनी चाहिए। तो बोलिए ट ट ट ट ट। अब बोलिए शा 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 शा। ठीक है? अगला है सा। सा को बोलने के लिए आपको बोलना होगा ता। क्या बोलना होगा? ता बोलिए। ता 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 ता। और जहां पर ता बोलते वक्त आपकी जीभ स्पर्श कर रही है स्थान को, उस स्थान का नाम है दंत, और वहां पर इस सा को बोलेंगे तो उच्चारण सही होगा। सरल, संसार, समिधा, संविधान, सुंदर, सुमनस। ठीक है? अगला है हा। ये आपके हो गए ऊष्म वर्ण। अब आपको कोई दिक्कत? अब देखो 5, 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33, ये तो हो गए आपके व्यंजन। अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को मैं आपको समझाऊं, संयुक्त व्यंजन जो है प्राय हम 3 पढ़ते हैं, क्ष, त्र और ज्ञ या ज्ञ। इसका उच्चारण ज्ञ ज्ञ, क्ष, त्र, ज्ञ। ये 3 हमारे दिमाग में हैं कि ये 3 संयुक्त व्यंजन होते हैं। मेरा ये मानना है कि संयुक्त स्वर इससे भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जिन व्यंजनों के बीच में कोई स्वर न हो, वो व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? वो संयुक्ताक्षर अर्थात संयुक्त व्यंजन कहे जाएंगे। जैसे प्र, ठीक है, द्य, द्व या फिर द्र। ठीक है? ऐसे बहुत सारे, ये इतने जो अक्षर हैं बहुत सारे हो सकते हैं। भ्रा है, ब्रा है, त्रा है, नरा है ना, ट्रा है। ये सारे के सारे अक्षर किस में आएंगे? ये सारे के सारे अक्षर किस में आएंगे? ये संयुक्त व्यंजन में आएंगे। कैसे संयुक्त व्यंजन है? तो हम पहले 3 उदाहरण को लेंगे।
तीसरा पहला जो संयुक्त व्यंजन को समझने के लिए हम उन उदाहरण को लेते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। क्ष, क्ष, क, श और आ। ध्यान दीजिएगा, क, श। अब यहाँ देखिए, इन दोनों व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होने के कारण से क्या हो गया इसका नाम? संयुक्त व्यंजन। त्र, त्र, त, र और ये बन गया त, र और आ। ठीक है, ये देखो यहाँ त, र, ज्ञ। बहुत सारे लोग इसका उच्चारण ज्ञ करते हैं। वो ज्ञ उच्चारण क्यों करते हैं इस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन अगर इसका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, अलग अलग करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा ये कैसे बना है। ज और य, ज्ञ। अब मैं इस विषय पर नहीं चर्चा करूँगा कि ज्ञ बोला जाना चाहिए या ज्ञ बोला जाना चाहिए, लेकिन हाँ, हम जितने वैयाकरण हैं वो अधिकांशतया इसको ज्ञ ही बोलते हैं, परंपरा से भी। और यहाँ पर आपने इसका विच्छेद करके देख लिया है कि वस्तुतः ये ज और यहाँ से मिलकर के बना है, तो ज्ञ ही बोला जाना चाहिए। अगर कोई ज्ञ बोलता है तो उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, उच्चारण सही है ज्ञ। ऐसे ही प्र, प, र, आ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक नया शीर्षक, नया विषय लेना चाहूँगा। वह है वर्ण विच्छेद का। वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग। हमने वर्ण पढ़ लिए हैं, स्वर भी पढ़ लिया है, व्यंजन भी पढ़ लिए हैं। अब अगला नंबर आएगा कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं और वर्ण संयोग किसे कहते हैं।